हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की जो ऑफिशियल आंसर की यूजीसी नेट ने रिलीज़ की है रीनेट एग्ज़ाम की। यह जो है शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 27 अगस्त 2024 को हुआ था। इसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड करवाऊंगी आंसर की के साथ। साथ ही हम आंसर की का डेटा एनालिसिस भी देखेंगे कि वे कौन से ऑप्शंस हैं जो जिनके राइट होने की प्रोबेबिलिटी जो है हाई होती है। और साथ ही हम जो है इसके सभी ऑफिशियल आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह सेशन। तो ये है आपके यूजीसी नेट आंसर की पेपर 1+2 का डेटा। तो इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इसमें से जो पेपर 1 है उसमें यूजीसी नेट ने 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं और पेपर 2 जो आपका हिंदी है उसमें 1 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन जो है ड्रॉप हुए हैं। और इसमें अगर अब हमारे पास कितने बचे 147 क्वेश्चन। तो इस 147 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की तो 31 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, 46 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, 38 ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है और 32 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 के राइट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। इसके बाद ऑप्शन 3, इसके बाद है ऑप्शन 4, फिर इसके बाद है ऑप्शन 1। तो 4 और 1 में तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यस ऑप्शन 2 एंड 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बहुत हाई है राइट होने की। तो अगर आप अपने ऑप्शंस में अगर जैसे कि आप कहीं पर फंस रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप जो है अगर इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपको मोर देन 50% यानी अराउंड 60% आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, 60-70% उसके सही होने की। ऐसे ही अगर हम यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के आंसर की बात करें तो इसमें आपके टोटल थे 100 क्वेश्चन, जिसमें से 1 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो बचा 99 क्वेश्चन, है ना। तो आपके 99 क्वेश्चंस में ऑप्शन 1 जो है 22 क्वेश्चन का सही था, ऑप्शन 2 जो है 31 क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन 3 28 क्वेश्चन के लिए और ऑप्शन 4 जो है 18 क्वेश्चंस के लिए सही था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसमें फिर से अगेन हाई प्रोबेबिलिटी में है इनके सही होने के चांसेस। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 और 3 जो है आपको ग्रेटर देन 60% जो है प्रोबेबिलिटी देता है राइट होने की। तो अगर आप कहीं पे फंसते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके यही ऑप्शन ही सही होंगे, बट यस कि अगर आप जो है एग्ज़ाम में कहीं फंसते हैं और आपको चूज़ करना है तो आप ये इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है यूजीसी ने ड्रॉप किया है। तो वह क्वेश्चन ये वाला है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और उनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ध्रुव स्वामी का उन्होंने प्रकाशन वर्ष दिया है 1931 और इसका प्रकाशन वर्ष जो रियल है वो है 1933 ईस्वी। तो ए ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन होगा। फिर दूसरा देखते हैं, आधे अधूरे नाटक 1955, अंधा युग 1956। तो ये जो आपका अंधा युग है ना 1956 जो दिया है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954 ईस्वी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपको जो सही उत्तर है वो इसमें मिलेगा ही नहीं। हालांकि इसमें जो स्कंदगुप्त है और सिंदूर की होली है, इन दोनों के आपके सही दिए हुए हैं ऑप्शंस जो है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा रहना था केवल डी और ई। तो केवल डी और ई, सपोज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे डी रहता या यहाँ पे डी रहता तो जो है ये आपका सही हो जाता।
लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस कारण से यूजीसी ने ये वाला क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों ड्रॉप हुआ है क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पे आप क्लेम कर सकते हो, है ना। तो ये मैं बता दूं कि आपके ये शिफ्ट 2 की जो है आपकी डिस्कस हो रही है 27 अगस्त वाले पेपर की, है ना। शिफ्ट 2 की आंसर की जो है डिस्कस की जा रही है। अब क्वेश्चंस कौन से हैं जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है का प्रकाशन वर्ष की सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी 1909 में। और यूजीसी ने जो आंसर लिया है वो लिया है उन्होंने 1908, तो आप इस पे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन मुझे मिला वो है जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें जो है इसको दिया था आंसू लहर झरना महाराणा का महत्व, प्रकाशन वर्ष नहीं दिया था, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसू लहर झरना चित्रधार और महाराणा का महत्व, तो यहाँ पे जो इसका पहले से बाद का क्रम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आता है महाराणा का महत्व यानी कि ई ऑप्शन, फिर आएगा आपका झरना यानी कि सी ऑप्शन, फिर आएगा चित्रधार मतलब डी ऑप्शन, फिर आएगा आपका आंसू, फिर लहर। तो ECDAB ऐसा ऑप्शन में दिया होना था, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस कारण से ये वाला क्वेश्चन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चंस मुझे मिले जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्लास में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कथन है और पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्ति किस महापुरुष की है। तो पंक्ति है, बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। तो यह पंक्ति जो है आपके बाबा भीमराव अंबेडकर की है। ये देखिए मैंने जो है गूगल पे सर्च करके यहाँ पे लगाया भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोदान उपन्यास में निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है। तो वाक्य क्या है, शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। तो ये जो है वाक्य जो है ओंकार नाथ के संदर्भ में कहा गया है। ये जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है ओंकार नाथ के संदर्भ में कहा गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ओंकार नाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। यही वह पंक्ति है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है और यह जो है ओंकार नाथ के संदर्भ में कही गई है। वह कहते कुछ है, मुँह से निकलता कुछ है, फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुधि ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य था, जो जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। तो ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा, ये नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। तो ये पंक्ति कहाँ पे आई है आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और ये है शेखर एक जीवनी के उपन्यास के खंड दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से खंड का शीर्षक जो है क्या है। तो यहाँ पे प्रथम खंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रथम खंड का शीर्षक है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड का है बीज और अंकुर, तृतीय खंड का है प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड का है पुरुष और पारिस्थिति। तो इस तरह आप यहाँ देख के मिलान करेंगे तो आपका प्रथम खंड जो है फर्स्ट वाले का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाले का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बीज और अंकुर। थर्ड वाले का आपका ये हो जाएगा फोर्थ, और चतुर्थ खंड हो जाएगा पुरुष पारिस्थितिकी सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसने लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। कैसा उपन्यास है ये, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है।
शैली कैसी है, तो फ्लैशबैक वाली शैली है, पूर्व दीप्ति बोलते हैं फ्लैशबैक को हिंदी में, ठीक है। और इसके उपन्यास के शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम उत्थान है और दूसरे भाग का नाम उत्कर्ष है। पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1941 में और दूसरे भाग का हुआ था 1944 ईस्वी में। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। और 1944 ईस्वी में आपका जो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने लिखा था, तो वो वाला भी रचना जो है 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो इस तरह से आप ना अगर सेम ईयर में कोई रचना जो है प्रकाशित हुई है, 2-3 रचनाएं होती है, या सेम ईयर में बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हुई रहती हैं, तो आप जो है उसको एक साथ रखिए और इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस तरह आपके सिलेबस में जो है पहला खंड ही है इस उपन्यास का, पहला भाग ही है, लेकिन आप दूसरा भाग का भी जो 4 खंड, उसमें भी 4 खंड है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और ये जो पहले भाग का अंतिम खंड जो चतुर्थ खंड है, वही दूसरे भाग का आपका प्रथम खंड है। फिर है बंधन जिज्ञासा, शशि और शेखर, फिर धागे रसियाँ और गुंजर। तो इस तरह से ये 4 खंड द्वितीय भाग में हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। कई बच्चे असत्य पढ़ते नहीं हैं और सत्य कथन टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसे भी कई छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं एग्ज़ाम में, आप ध्यान रखिए। पहला कथन क्या है, दलित चेतना। तो ये है जो है पूरी दलित लेखन परंपरा के बारे में है ना। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के 90 दशक में आंदोलन का रूप धारण किया। तो असल में बच्चों को पता नहीं होता कि कौन से दशक में हुआ, उनको टाइमिंग इतनी याद नहीं रहती। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला कथन पढ़े, आपको नहीं पता आप दूसरे कथन पे चलिए। तो हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दलित लेखन, तो दलित लेखन में किसकी समस्या केंद्र में होगी, दलितों की, है ना। दलित जीवन की समस्याएं जो है केंद्र में होती हैं, तो यहाँ पे महिला रचनाकारों की दिया है, तो ये तो कथन आपका गलत हो गया ना। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन जिसमें होगा उस वो वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन 2 और 4 ये जो है एलिमिनेट हो जाता है ना। अब देखते हैं थर्ड वाला कथन। तो प्रत्येक व्यक्ति का एकमत सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। तो ये सही बात है। और स्वाधीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है, ये भी ठीक है। और हिंदी दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा, कमलेश्वर प्रमुख हैं। तो देखिए अगर आपने हिंदी ठीक से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि राजेंद्र यादव, मैत्री पुष्पा और कमलेश्वर ये सब किसके हैं, नई कहानी परंपरा के हैं। तो नई कहानी परंपरा के ये लोग लेखक हैं। और दलित लेखन परंपरा में कौन आते हैं, दलित लेखन परंपरा में है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, नैमिष राय। तो इन लोगों के नाम जो है दलित परंपरा में आते हैं। तो इस तरह आपका ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो आपके 2 असत्य कथन कौन कौन से होते हैं, कथन बी और कथन ई। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं। तो अंधा युग जो है क्या है, एक गीति नाट्य है ना। इस नाटक में जो है 5 अंक हैं। 5 अंक कौन कौन से हैं, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर उसके बाद गांधारी का शाप, फिर विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो देखिए इसमें पहला कथन पढ़ते हैं। अंधा युग का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की घोषणा तक है। तो पूर्व 18वें दिन के पूर्व से लेकर नहीं है, 18वें दिन से ही लेकर के है ना। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। फिर पूछा है अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी है, तो ये देख सकते हैं है आपका कौरव नगरी। और दूसरे अंक का शीर्षक जो है पशु का उदय, तो ये भी पशु का उदय है। तो इस तरह आपका ये स्टेटमेंट सही हो गया। अंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो 2 आपके कथन सही हो गए और यहाँ पे 2 ही कथन का दिया हुआ है, तो इस कारण से ये वाला सही हो जाएगा आपका विकल्प। लेकिन आगे भी देख लीजिए। गांधारी का शाप अंक के अंतर्गत धृतराष्ट्र और गांधारी द्वारा युधिष्ठिर व कृष्ण को
दिए गए श्राप की कथा वर्णित है। तो युत्सु को श्राप नहीं देती है वो सिर्फ कृष्ण को श्राप देती हैं। कृतवर्मा युत्सु की आज्ञा को अश्वत्थामा की सहायता से पूर्ण करता है। तो ये कथन आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है, तो ये कथन गलत है क्योंकि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। और लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई है, गलत है क्योंकि कौशल किसकी भाषा है? अवधी की भाषा है ना। तो कौशल के आसपास कौन सी चीज़ विकसित होगी? अवधी भाषा विकसित होगी, है ना। और क्या बोला है? राजस्थानी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। और तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है, सही है। तो इस तरह आपके असत्य कथन कौन कौन से हुए? ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं संस्कृत में, आप इसको श्लोक भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं आचार्यों के नाम। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा किसने कहा है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तदित्वा, ये किसने कहा है? भामह ने। तो पहले का हो जाएगा आपका 3। तो काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थयोर वर्तते, तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपका वामन ने, है ना। तो वामन ने कहा है, तो बी का हो जाएगा 1। तो ये हुआ। और फिर तद्दौसो शब्दार्थ सगुणावन लंकति पुनः क्वापी, तो ये किसने कहा है? आपके मम्मट ने। और वाक्य रसात्मकम काव्यम, ये लगभग हर बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो ये कहा है आपके विश्वनाथ ने। ये आपको याद रखना ही रखना है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। इसके अलावा आप जो है अन्य काव्य लक्षण जो बोले गए हैं वो आप जो है अलग अलग आचार्यों के याद रख सकते हैं। इसका मैं एक क्लास लूँगी और जिसमें हम इस पूरे सभी आचार्यों के काव्य लक्षण जो है उस पर चर्चा करेंगे। सभी संथालों के दामुल हौज हो गया। मैला आंचल की पंक्ति के आधार पर बताइए कि दामुल हौज शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ है आजीवन कारावास। मैला आंचल में कानून और पुलिस प्रशासन का चेहरा भी आदिवासी विरोधी दिखाई पड़ता है। देश की आज़ादी की घोषणा के साथ मुकदमे का फैसला आता है, वह सुराज का चरित्र स्पष्ट कर देता है। रेणु लिखते हैं, मुकदमा में भी सुराज मिल गया, सभी संतानों को दामुल हौज हो गया। तो फणीश्वर नाथ रेणु का ये पहला आंचलिक उपन्यास है, सबसे सफल आंचलिक उपन्यास। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन से पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है। तो नहीं है पूछा है ना। तो झूठा सच जो है बड़ा उपन्यास है और इसमें कई सारे पात्र हैं। सारे पात्रों को याद रखना आपके लिए एक कठिन कार्य है, लेकिन आप जो है इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा पात्र जो है किसी दूसरे उपन्यास का है। जैसे कि परीक्षा गुरु उपन्यास में देखो आपके कम पात्र हैं, तो ये जो मुंशी चुन्नीलाल जो है ना, ये परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। ऐसे ही मिस्टर ब्राइट भी आपके परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। तो इस तरह से ये दोनों पात्र वे हैं जो कि झूठा सच उपन्यास में नहीं है, और बाकी 3 पात्र जो हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। अब इसमें संपादक और पत्रिका इनका मिलान करना है। तो इसमें जो है अगर आप ज्ञान रंजन की इसको जानेंगे, क्या बोलना चाहिए, उनकी पत्रिका कौन सी थी, तो ज्ञान रंजन की पत्रिका थी पहल। तो अगर आप इसको जानते हैं तो आप जो है ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान रंजन की पहल अगर आपको पता है तो फिर आपका आंसर आ जाता है एक ही बार में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए था, वो इसलिए क्योंकि यह पत्रिका जो है 1973 में शुरू हुई और 2021 में अपने 125वें अंक के साथ समाप्त हो गई। तो ये रीज़न है जिसके कारण आपको पता होना चाहिए था। ये आपके रिसेंट यानी करंट अफेयर्स में एक तरह से आ जाता है। तो अगर आपको जो है आपके कुछ क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड है ना, मतलब साहित्य जगत के करंट अफेयर से, तो भी आपके जो है
क्वेश्चंस जो हैं बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, उपन्यास और उसके प्रकाशन वर्ष को बताना है। तो इसमें दिया है आपका, देखिए गोदान का तो सबको पता है 1936। तो वैसे ऑप्शन में तो 1936 नहीं है, लेकिन 1935 है, तो ये नियर बाई है, तो इसको ले लेंगे। मैला आंचल का भी सबको पता है 1954 है ना। तो आपका सी का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 4 है ना। तो ये 2 जगह है, आपको एक और चाहिए। तो झूठा सच का देख लीजिए। झूठा सच जो है यशपाल ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। तो ए का हो जाएगा 2। तो इस तरह आपका मानस का हंस जो है प्रकाशित हुआ था 1972 में। यहाँ पे 74 दे दिया है, लेकिन ये 72 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है, कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। दुलाई वाली कहानी जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। और उसमें मैंने इंदुमती कहानी का भी जिक्र किया था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, क्योंकि ये भी पहली कहानी के उसमें जो है होड़ मतलब रेस में जो है लगी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला ही था कि इंदुमती अगर किसी बांग्ला साहित्य का अगर वो कॉपी छाया नहीं होती है ना, अगर वहाँ से कॉपी नहीं की गई है, तो यही पहली कहानी मानी जाती। लेकिन ये जो है बांग्ला कहानी से कॉपी की गई थी, इस कारण से इसको हम हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते हैं। तो हिंदी की पहली कहानी हमारी हो जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, जिनका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी है ना। तो दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष है 1913। यहाँ पे मैंने आपको कहानी पढ़ाते वक्त एक ट्रिक बताई थी, 13 कंगना। तो 13 कंगना से आप याद रख सकते हैं कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। फिर उसने कहा था ये प्रकाशित हुई है आपकी 1915 में। तो इस तरह आप जो है देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? एक्चुअली ये रेखा चित्र है, लेकिन यहाँ पे रेखा चित्र ऑप्शन में नहीं है, तो आप संस्मरण टिक करके आ सकते हैं। ये किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और ये एक रेखा चित्र संग्रह रचना है। ठीक, 1946 में ये जो है प्रकाशित हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? तो ये प्रकाशन वर्ष मैंने ऐड किया है आपको बताने के लिए, और आपके एग्ज़ाम में सिर्फ रचनाओं के नाम दिए गए थे। तो आप देखिए कि कौन कौन से कब कब रचना जो है प्रकाशित हुई है और उसको आरोही क्रम में जमाइए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? 1884 में प्रकाशित। नाखून क्यों पड़ते हैं? ये 1951 में। शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 में। कविता क्या है? 1909 में। और संस्कृति और सौंदर्य 1982 में। तो जब आप इसको जमाएंगे तो ये आ जाएगा ACDBE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान, कहानी और उसके पात्र। तो इसमें राजा निर्बंसिया है, तो राजा निर्बंसिया के जो पात्र हैं वो है जगपति। कोसी का घटवार, इसके पात्र हैं हवलदार धर्म सिंह। सिक्का बदल गया, मुख्य पात्र का नाम दिया है शाहनी है ना। चीफ की दावत, इसमें वो मिस्टर शामनाथ। तो इस तरह से अगर आप ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका ये तरह रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो इसमें देखिए वैकुंठ मणि शुक्ल, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ और गंग कवि, इनका दिया है। और इसमें ये जो रचनाएं दी गई हैं, इसमें मैं बताऊं तो मुझे 84 वैष्णवन की वार्ता, मुझे यही बस पता था। तो गोकुलनाथ का 3rd ऑप्शन हो जाएगा है ना, बी का 3rd। तो जैसे ही आप बी का 3rd मारेंगे ये ऑप्शन आपको निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखी है अगहन महात्म्य, और गोकुलनाथ ने लिखी है 84 वैष्णवन की वार्ता, विट्ठलनाथ ने लिखी है श्रृंगार रस मंडन, और गंग कवि की है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो गंग चंद छंद ये आप भी याद रख सकते हैं, इस तरह से कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, तो किस वर्ष लिखी है? तो 1944 ईस्वी, जो मैंने आपको बताई थी पहले भी 1944 ईस्वी।
और विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका है 1974 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। लेखक और उसके निबंधों का मिलान करना है। ये आपके सिलेबस की हैं, आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है? सभी जानते हैं, है ना। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, ये भी आप जानते हैं। मतलब ये तो आपके इजी ऑप्शंस हैं, है ना। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो इस तरह आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भारतेंदु ने तदी समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है, किस बुक से ली गई है? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो, हिंदू वाले से तो नहीं ली गई होगी, रुपए वाले से भी नहीं ली होगी, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए। जाति बोला है, जाति का क्या हो गया? विनाश हो गया, तो विनाश हो जाएगा, तो फिर इसमें भी आपका नहीं बोला गया है। तो सोचने वाला पशु कहा गया है, तो ये इतिहास चक्र से ली है, जो आपके ह्यूमन का मतलब हमारा जो आदि मानव वाला जो इतिहास होता है, तो मे बी ऐसा कुछ। तो इतिहास चक्र इस बुक से जो है ये पंक्ति लिया गया है। तो देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, ये सही है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, गलत है। ललित विस्तर में उल्लिखित नागलिपि ही नागरी है, ठीक है। अरबी लिपि में की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से हुई है, गलत है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से बी और डी जो कथन है वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से असत्य हैं ये आपको बताना है। तो अज्ञेय का पहला कविता संग्रह है भग्नदूत, 1933 ईस्वी में प्रकाशित, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चिंता नामक कविता संग्रह 4 खंडों में विभक्त है, ये आपका गलत है। हरी घास पर क्षण भर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हरी घास में क्षण भर उसमें क्या बताया है कि आप जो है शहर से दूर, मतलब इस प्रकृति के सानिध्य में आइए, शांति और जुड़ाव महसूस कीजिए, वर्तमान क्षण में मौजूद रहिए, चिंताओं को भूल जाइए, ये सब जो है इस कविता में बताया गया है। प्रकृति की समीपता बताई गई है, लगाव जुड़ाव उससे बताया गया है, चिंताओं को त्यागने को कहा गया है, तो न कि मृत्यु का चित्रण है। तो ये आपकी गलत हो जाती है ये पंक्ति, है ना। तो इस तरह से, और देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अन्य भावों के बावजूद इत्यलम का स्थायी भाव प्रेमानुभूति ही है, तो ये सही है। और बावरा अहेरी अज्ञेय का सबसे छोटा कविता संग्रह है, ये भी सही है। तो आप ये याद रखेंगे, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का सबसे छोटा कविता संग्रह कौन सा है, तो वो है बावरा अहेरी। तो इस तरह से नेट में जो है क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड होते हैं, तो इससे भी आपके कई सारे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रिय प्रवास को, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए। और एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा, जो कि लिखी है मनु भंडारी ने। फिर राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? देखिए, असत्य कथन बहुत पूछे गए हैं कि कौन से कथन गलत हैं ऐसा। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है, बिल्कुल सही कथन है। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, सही कथन है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे, ये गलत है, क्योंकि द्विभाषी नहीं बोला है उन्होंने बोला है कि इंग्लिश में होगा अगर नहीं उपबंध करते हैं। तो आज भी आप देखते हैं कि इंडिया में इसी चीज़ पे तो डिबेट चल रही है कि इंग्लिश होना चाहिए, कि उसको जनभाषा कर दी जानी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं ऐसा करने में, वही सब चलते रहता है।
तो ये निश्चित सी बात है कि न्यायालय में हमारी हिंदी भाषा को लाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको न्यायालय में आपका केस चल रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि केस में क्या हो रहा है, तो फिर न्याय क्या, किस मतलब का, फिर वो आपके समझ से परे हो जाएगा, उसमें वकीलों को ही फ़ायदा होते रहता है। तो इस तरह से ये जो अनुच्छेद 348 है, इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय में वो वाली लैंग्वेज चलेगी, है ना। तो ये जो है आपका गलत कथन हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। नहीं, एक या अधिक प्रादेशिक भाषा नहीं है, एक ही प्रादेशिक भाषा है, ठीक है। तो वो है, तो इसलिए ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए, बिल्कुल जोड़ा जाए। तो ये जो है सही कथन है। तो इस तरह आपका ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको ये सारे काव्य ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष जो है पता होने चाहिए। ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है। हंस जवाहिर, इनका ये जो है इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1731, है ना। ये किसकी रचना है? काशिम शाह कवि की रचना है। ऐसे ही आपका अनुराग बांसुरी जो है 1619 में, एक सेकेंड, अनुराग बांसुरी जो है आपकी प्रकाशित हुई है 1764 में। और चित्रावली जो है लिखा है उस्मान ने, और यह आपके 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ज्ञानदीप जो है आपका लिखा है शेख नबी ने, और यह 1619 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और इंद्रावती जो है ये नूर मोहम्मद ने लिखा है, और ये जो है आपके प्रकाशित हुई है 1744 ईस्वी में, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और उनके लेखकों के नाम जो है मैंने रखे हैं। तो इस तरह से आपका पहले से बाद के क्रम में बोला है, तो ये जो है इस तरह से क्रम होगा BDCEA। तो वो मैंने इस हिसाब से इसको लिखा था। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप याद रख लीजिए कि अनुराग बांसुरी किसने लिखा है? नूर मोहम्मद ने। इंद्रावती भी किसने लिखा है? नूर मोहम्मद ने। यानी कि अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों के लेखक एक ही हैं, ठीक है। फिर चित्रावली किसने लिखा है? उस्मान ने। हंस जवाहिर किसने लिखा है? काशिम शाह ने। और ज्ञानदीप किसने लिखा है? शेख नबी ने। और बाकी इसके प्रकाशन वर्ष ये रहे, ठीक। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि मंझन ने लिखा है मधुमालती, और कुतुबन ने लिखा है मृगावती, है ना। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रेसर ने अर्धमागधी से माना है, सही है। वंशी गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में इस भाषा का विकास हुआ है, सही बात है। छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के अंतर्गत भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है, ये भी सही है। तो गोंडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, ये जो है गलत है। तो आप UGC नेट ने यही वाला ऑप्शन लिया है। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है कौन से वर्ग की, मतलब कौन भारोपी परिवार के कौन से वर्ग की बोली है? तो भारत ईरानी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है बोली और बोली क्षेत्र। तो इसमें दिया है कन्नौजी बोली, तो ये है इटावा का है कन्नौजी, है ना। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा ना, आपका आंसर ही आ जाता है, अगर आपको पता है तो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें बुलंदशहर का है खड़ी बोली, फतेहपुर का हो जाएगा आपका अवधी क्षेत्र, मंडी का हो जाएगा सिरमौरी, और इटावा का कन्नौजी, है ना। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म वर्ष के अनुसार जो है आरोही क्रम क्या है? तो क्या है आरोही क्रम जो है, देख लेते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म वर्ष है 1850। सरदार पूर्ण सिंह, इनका 1881। रामचंद्र शुक्ल 1884। नामवर सिंह 28 जुलाई 1926। और विद्या निवास मिश्र 14 जनवरी 1926। यानी कि ई पहले आएगा फिर डी आएगा, है ना। तो ये ABCED ये जो है आरोही क्रम है। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय आप सभी जानते हैं, आपके सिलेबस में है, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये देखिए, अगर आपको सिलेबस याद है ना, तो उसमें से आप मान के चलिए कि आपके 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं डायरेक्टली सिलेबस से। कई बार उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जो है सिलेबस रट घोट के पी जाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपका नेट जो है जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने से ही निकल जाएगा अगर आप इतना रेडी कर लेते हैं तो इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो उपरोक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है ईदगाह से। ईदगाह कहानी मैंने रीड भी किया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, उसमें है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो कुड़माली और खोंटाली। तो मगही भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? गयावी, पटनावी, नालंदावी, भोजपुरी, अंगिका। कुड़माली बिहारी भाषा जो है बिहारी भाषा समूह से संबंधित इंडो आर्यन भाषा है। द डायलेक्ट्स ऑफ बुंदेली आर खटोला, लोधांती, पनवारी। ये यहाँ पे है कुंडरी, तिरहारी। तो ये कुंडरी तिरहारी ये जो दी गई है ना, ये कुंडारी तिरहारी, तो इसके लिए मैंने सर्च किया था कि ये किसकी बोलियां हैं। तो ये है आपके बुंदेली की, है ना। तो अगर नेक्स्ट टाइम अभी क्या पूछा है, मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुड़माली, खोंटाली। लेकिन अगर आपको पूछा कि कुंडारी तिरहारी जो है मतलब बुंदेली के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो यही सेम ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे लिख देगा बुंदेली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आप ये याद रख सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, यात्रा वृत्तांत और लेखक ये दिया है और आपको बताना है कि कौन सा जो है कौन से लेखक की रचना कौन सी है। तो राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन, देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये जो लगाया है पिक्चर जो है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। तो यहाँ पे आपका दिया है अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ये डी का 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो डी का 2 ऑप्शन देखिए इसमें से किस में से है? तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का 2 ऑप्शन है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा है? किन्नर देश में, है ना, ये वाला। भगवत शरण उपाध्याय ने क्या लिखा है? सागर की लहरों पर। फिर प्रभाकर द्विवेदी ने क्या लिखा है? पार उतरी कहाँ जहियो। और अमृतलाल बेगड़ ने क्या लिखा है? सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो ये था कि अगर आपको मेन एक जो पूछा गया है, जो आपसे UGC नेट जानना चाह रहा है, तो अगर आपको वो पता है ना, तो फिर आपका आंसर एक ही बार में निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? तो हमको देखना है प्रेमचंद घर में, ये जो है 1944 का है। आवारा मसीहा 1974। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। अरे यायावर रहेगा याद 1953। और एक कहानी यह भी 2007-08। तो इससे तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि ई ऑप्शन जो है लास्ट में रहेगा। तो 2 ऑप्शन तो है एलिमिनेट हो गए। अब ये इसको जमा लीजिए कि कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में, यानी ए ऑप्शन जो है फर्स्ट आएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित किताब संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी ने 1956 में पहली बार प्रकाशित किया था और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी तरह जो आवारा मसीहा है उसका पहला संस्करण 1974 में प्रकाशित हुआ था।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। और अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। देखिए ये भी आपके सिलेबस है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए महादेवी वर्मा ने ठकुरी पापा लिखा है, सही है। तुलसीराम ने मुर्दहिया, सही है। दिनकर ने नहीं लिखा है, ये कृष्णचंद्र ने लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भोलाराम का जीव कितना फेमस है, आपका हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, व्यंग है ना कि विवेकी राय ने। और रमणिका गुप्ता आप हुदरी, है ना। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फिर तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। उपरोक्त पंक्तियाँ आषाढ़ का एक दिन और उनके कौन से अंक से ली गई है, तो ये ली गई है हमारे 3rd अंक से। जब आषाढ़ का एक दिन आप नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे कालिदास और मल्लिका का, तो मल्लिका ये कहती है। फिर लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। रचनाकारों को उनके जन्म वर्षों के साथ मिलाना है, तो इसमें आ जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त 1886, सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907 और राम नरेश त्रिपाठी 1889। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इधर है पात्र और उसके नाटक, है ना। दंतुल किसका है, स्कंदगुप्त, अरे सॉरी स्कंदगुप्त का नहीं, एक सेकेंड, इसमें आपका आ जाएगा देवकी स्कंदगुप्त का है। और दंतुल जो है आपका आषाढ़ का एक दिन, उसमें आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन में, है ना। और लीला जो है एक और द्रोणाचार्य और अशोक जो है आधे अधूरे, ये इस तरह से आपका मैचिंग होगा। तो असल में देवकी कौन है, तो देवकी जो है स्कंदगुप्त की माता का नाम है ना। और दंतुल तो है एक राजपुरुष रहता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये D का 4 हो जाएगा ना ये वाला। और उसके बाद दंतुल जो है आपका आषाढ़ का एक दिन है, तो ये B का 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सुधाकर का प्रकाशन वर्ष है 1850, बनारस अखबार का 1845 और प्रजा हितैषी का 1855। और उसके अनुसार जब आप इसको क्रम में जमाएंगे तो ये आएगा B, फिर A, फिर E, तो इस तरह BAE तो इसी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्रजा हितैषी जो है 1855 में प्रकाशित हुई थी। मैंने यहाँ पे और कुछ पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष रखे हैं, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873, वो आपको याद है। भारतेंदु तदीय समाज स्थापना 1873, तो आप याद रख सकते हैं। कवि वचन सुधा 1868, बाल बोधनी 1874। तो सुधाकर जो है 1850 में बनारस से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। और बनारस अखबार का प्रकाशन जो है 1845 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार था। तो उत्तर प्रदेश वाले ये याद रखेंगे कि उनका पहला हिंदी अखबार बनारस अखबार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेरिपो इतिकेस जो है किसकी रचना है, ये है अरस्तु की। फिर बायोग्राफिया, देखिए द सीक्रेट वुड तो सबको पता होती है कि ये जो है इलियट की रचना है। और फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया, है ना, ये जो है आपके कॉलरिज की रचना है। और द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये कौन बच गया, I.A. रिचर्ड्स, तो उसकी रचना है। तो इस तरह आपका हो जाएगा, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। A का 3, B का 1। A का 3 यानी कि पेरिपो इतिकेस जो है अरस्तु की है ना। द सीक्रेट वुड आपकी T.S. इलियट की है। द सीक्रेट वुड जो है 1920 में लिखी गई है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1870 और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जी की है, देखिए सतपुड़ा के जंगल तो नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है ना।
और क्या, ये जो पृथ्वी कल्प है वो गिरजा कुमार माथुर ने लिखी है, तो ये भी नहीं है। तो कौन से बचे? अमन का राग, यहाँ से देखो, सलोना जिस्म, तो ये तीनों जो है यहाँ से देखो तो नहीं है ना, ये जो है नहीं है। तो अमन का राग और सलोना जिस्म ये दोनों हैं, तो बी और डी, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, दो फकीर सहर आशोप गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक साथ में कसकोल और तस्बीह लेकर के, है ना। तो इसमें कसकोल का अर्थ पूछा गया है। आगरा बाजार नाटक की पंक्तियां हैं ये। तो कशकोल जो है ना एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है भिखारी का कटोरा, और ये जो है इस्लाम के सूफ़ी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षा पात्र, ऑप्शन 4। कोसी का घटवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे मैंने एक खंड रखा है इस कहानी का। चक्की के निचले खंड में छच्छर छच्छर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। तो मथानी की आवाज़ कैसी थी? छच्छर छच्छर, है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस लेखकों का जन्म वर्ष सही सुमेलित है? तो ये 1911 बिल्कुल सही है, और मुक्तिबोध 1917 ये भी बिल्कुल सही है। और बाकी दिनकर का 1908, महादेवी वर्मा का 1907। ये देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष तो है किसी न किसी तरह से कई बार 2-3 क्वेश्चन में पूछा गया है इस बार के। राहुल सांकृत्यायन 1893, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है दिनकर से 1 साल बड़ी हैं। तो अगर आप कभी आ जाए, आपको जन्म वर्ष के अनुसार क्रम अनुसार जमाइए, तो महादेवी पहले आएंगी, फिर दिनकर जी आएंगे, ठीक है। तो इस तरह अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और ई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1909 ईस्वी। फिर अचरज होत तुम्हु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। तो प्रेमघन ने किस महापुरुष के अपमान पर लिखी थी ये पंक्तियाँ? तो ये पंक्तियाँ लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के लिए, क्योंकि वो काले थे, तो उसी चीज़ को, और वहाँ पे कुछ उन्होंने ताने व्यंग किया था। पंचनी के देखत प्रपंच करी दूर सबय, पंचन को स्वत्व पंचतत्व में मिलियो मैं, हरिपन हारी जस धारिका धरों हो साथ, शांतनु को सुभट सुपूत कही वही हूँ मैं। तो ये वीर रस के किस भेद का उल्लेख है? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पंच तत्व में मिले हूँ मैं। तो अब पंच तत्व में जो दयावान होगा वो तो नहीं मिलेगा ना, धर्मवीर भी नहीं, दानवीर भी नहीं। तो एक युद्ध में जो लड़ेगा वही तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, है ना। तो आप ऐसे रिलेट करके बता सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट, और एडिशन कहा जाता है आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। कृपा कांड के रचयिता हैं, एक्चुअली ये कृपा कंद है ना, घनानंद जी ने लिखा है। ये आई थिंक यूजीसी नेट क्या करते हैं ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करती होंगी, तो फिर इस कारण से अनुवाद जो है कुछ इस तरह निकल के आते हैं। और निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रेमचंद घर में आत्मकथा नहीं, आत्मकथा नहीं है। प्रेमचंद घर में क्या है? जीवनी है। किनकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसने लिखी है? शिवरानी देवी जी ने, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने। एक कहानी यह भी, ये जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा है। किसने लिखी है? मन्नू भंडारी ने। ये जो है इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हो गए, आप देख सकते हैं इसी आपके पेपर में ही, है ना। फिर भोला राम का जीव व्यंग है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है, संस्मरण भी आप बोल सकते हैं, इसी में पूछा भी गया है इसी एग्ज़ाम में ही। तो अरे यायावर रहेगा याद, तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ना। तो इस तरह से आपका सी और डी ऑप्शन बस करेक्ट होगा। दुल्हन अंगिया काहे न धोआई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य था? अंगिया से तात्पर्य है शरीर, है ना। और नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट मैंने रखा है कॉम्प्रिहेंशन, और ये कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आए थे। इसको हम एक बार देख लेते हैं। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार, तो देखिए इसमें मेन जो है ना आचरण के विकास की बात की गई है। इसमें मैं बता देती हूँ मेन पॉइंट। शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन, ये 4 चीज़ों की बात की गई है ना। आचरण के विकास के लिए जितने, इसमें मेन ना कर्म की भी बात की गई है कि कर्म निर्धारित किए गए हैं तो उनको भी धर्म का अंग बनाना मानना चाहिए। और महात्मा वाला जो है क्वेश्चन जो है आगे पूछा गया है ना, कि वह जो है नहीं बता सकता कि यही रास्ता है कि दूसरा है। सबको अपने लिए तो एक ही पथ नहीं बताया जा सकता, और सबको अपने लिए सड़क जो है स्वयं बनानी पड़ती है ना। फिर बोला है कि ये प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आचरणशील महात्मा का कार्य जो है क्या होना चाहिए, तो ये अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना। तो ये यहाँ पर से लिया गया है कि आचरणशील महात्मा स्वयं तो किसी बनी बनाई सड़क से नहीं आया, उसने भी अपनी सड़क स्वयं बनाई थी। हर किसी को अपने देश काल के अनुसार राम प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अपनी नैया खुद ही बनानी होगी। फिर उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा उदाहरण प्राकृतिक सभ्यता और मानसिक विकास का वास्तविक उदाहरण है, तो आंधी, पानी, गर्मी, सर्दी झेलकर कर्म रूपी धर्म की रक्षा। तो यहाँ पे जो ये कर्म वाली बात की गई है कि आचरण के विकास के लिए जितने भी कर्म निर्धारित किए गए हैं उन सभी को संगठनकर्ता धर्म का अंग मानना चाहिए। फिर है उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार आचरण को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो अपने पथ का निर्माण स्वयं करना चाहिए। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस तत्व पर दिया गया है, तो कर्म को ही धर्म मानने पर। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार धर्म की प्राप्ति और आचरण के लिए इनमें से क्या करना अनिवार्य है, तो कर्म के प्रति समर्पण। नेक्स्ट है, हाँ इसके हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि भक्तिकालीन हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं कहा गया है, तो नहीं वाला कथन पूछा है, और साथ ही मुस्लिम एकश्वरवाद पर कथन है। फिर है आपका हिंदी से समान उद्गम वाली भाषाएं, और हिंदी के विकास का कौन से रूप है जिसकी चर्चा नहीं की गई है, और साथ ही इसमें उत्तर भारत से भक्ति की धारा को लाने का श्रेय किसको दिया गया है। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं इधर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो अब हमको ढूंढने में आसानी होगी। तो देखिए, दक्षिण की ओर जो भक्ति धारा आई उसने उत्तर भारत को पूरी तरह प्रभावित किया, रामानंद दक्षिण से। तो ये देखिए यहाँ पे ही आपका एक क्वेश्चन का आंसर है, रामानंद दक्षिण से भक्ति का बीज लेकर आए जो उत्तर भारत में आके वृक्ष बन गया, है ना। नाथों और संतों की काव्य धारा से विकसित होने वाले ज्ञान और मुस्लिम एकश्वरवाद, तो इस पर भी एक क्वेश्चन है, से प्राप्त होने वाले प्रेम से निर्गुण ईश्वर को पाने का स्वप्न कबीर जैसे ने देखा, वहीं तुलसीदास और सूरदास ने राम और कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की। सभी धाराओं के केंद्र में लोक भाषा ने सदा स्थान बनाए रखा। अवधी ब्रज दुक्कड़ी के साथ दक्षिण भारत की ओर देखें तो अनेक सूफी संतों ने दक्षिणी में विपुल साहित्य लिखा। शाह मीराजी शाह बुरहानुद्दीन द्वारा दक्षिणी में लिखित काव्य को आगे चलकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना गया। तो ये देखिए यहाँ पे बताया है कि दक्षिणी में लिखित काव्य को किसका रूप माना गया, आगे चल के खड़ी बोली का। हिंदी को देश भर में प्रचलित करने का कार्य किसने किया, वैष्णव धर्म ने किया। रामानंद और वल्लभाचार्य ने हिंदी के माध्यम से भक्ति आंदोलन को सशक्त बनाया। और क्या, साहित्य संगीत की दृष्टि से हिंदी समृद्ध भाषा है। उद्गम, ये पूछा गया है, समान उद्गम स्रोत वाली भाषाएं, है ना। मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया से समानता, है ना, के कारण हिंदी को प्रोत्साहन। मुगल काल में व्यापार केंद्र उत्तर भारत में रहे, तो इस तरह से राजनीतिक कारणों में भी हिंदी को इस काल में प्रोत्साहन मिला। ठीक, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में भक्तिकालीन हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मुगल काल में हिंदी व्यापार भाषा में विकसित हुई, तो यहाँ पे लिखा है हिंदी इतर प्रदेशों में व्यापारी भी लेन देन के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे। ये मुगल काल में व्यापार केंद्र है ना, तो इस कारण से इसकी चर्चा तो हुई है। फिर दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली के रूप में ये वाला भी मान्य हुई, ये भी अपनी चर्चा हुई है यहाँ पे ये वाले में। फिर
उसके बाद पूछा है तुलसीदास और सूरदास ने क्रमशः रामकृष्ण की उपासना को केंद्र में रखा, सही कथन है। तो नाथों और संतों की विचारधारा ने ज्ञान और प्रेम तत्व, तो ज्ञान प्रेम तत्व की तो बात हुई है लेकिन ज्ञान तत्व की नहीं हुई है, तो कौन सा कथन नहीं कहा गया है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा पर दिखाई देता है, तो सूफी काव्य धारा पर दिखाई देता है। फिर बोला हिंदी से समान उद्गम वाली भाषा, तो वो है हो जाएगी आपकी गुजराती, बंगाली और उड़िया। कैसे हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है गुजराती, बंगाली और उड़िया, है ना। फिर है उपर्युक्त अनुच्छेद में हिंदी के विकास की किस रूप की चर्चा नहीं की गई है, तो कौन से रूप की चर्चा नहीं की गई है, आध्यात्मिक विकास की चर्चा नहीं की गई है। फिर ये दक्षिण भारत से भक्ति की धारा लाने का श्रेय किसको है, आचार्य रामानंद को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित है, तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, उसमें आपके पात्रों के नाम अगर आपको याद है ना तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बेसिस पे, या तो आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। तो इसमें चंपा है, बुद्धगुप्त है ना। तो दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए, सही है। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा शैलमालाएँ बन रही थी, तो ऐसा तो नहीं है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ के आलोक में जलाती रही, तो ये सही है। बुद्धगुप्त ने उस जगह का कोई नाम न होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप कहने का निर्णय लिया, ये नहीं है, चंपा द्वीप था वो। और बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है, तो ये सही है। तो इस तरह से आपके ए, सी और ई 3 कथन जो है सही हो जाते हैं। फिर आपको असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में, तो ये जो है सारी जो है मीरा की काव्य पंक्तियां हैं। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जाए पंक्तियों को देखकर कि ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं, तो आप याद रखेंगे। थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, तो इसमें कौन सी भाषा है, राजस्थानी भाषा, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। फिर मन की मैल ही ते न छूटी, दियो तिलक सिर धोए, तो इसमें पंजाबी भाषा लिखा है लेकिन ये पंजाबी भाषा नहीं है ना, तो ये गलत है। हो काना किन गूंथी जुल्फ़ा कारियाँ, तो देखिए पंजाबी भाषा तो ये हैं, क्योंकि ये जो आता है ना जुल्फ़ा कारियाँ, तो ये जो है पंजाबी भाषा में आता है। प्रेमणी 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 रे मने लागे कटारी प्रेमणी, तो ये जो है गुजराती भाषा, तो ये गुजराती भाषा है। दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, गुजराती भाषा, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो देखिए ये सुनावे ये आपके उसमें आ जाएगी, ब्रज भाषा में आ जाएगी। तो इस तरह असत्य कथन कौन कौन से हो गए आपके, बी और ई, है ना। नेक्स्ट, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए ये लिखी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको आलोचना के क्षेत्र में या कथन वाले में किसी में भी अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप रामचंद्र शुक्ल ही मार्क करके आइए। 80% ऑफ द केसेस यही सही आंसर होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। तो क्या बोल रहा है, साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंध को जाता है, बिल्कुल जाता है। और विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है, सही है। छायावाद युग के निबंध केवल, देखिए ये केवल जो शब्द आ जाता है ना, फिर वो स्टेटमेंट जो है गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार नहीं लिखे हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं उन्होंने लिखे हैं, वो व्यंग है ना, तो वैसे भी उन्होंने लिखे हैं, तो ये भी गलत हो गया।
तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। फिर कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं, तो हैं। तो आपके ए, बी और ई ये 3 जो हैं ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से परिवेक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? तो ये आप देखिए, अत्यंत व्यंजक घटनाएं, तो देखिए दुलाई वाली तो आपकी छोटी सी कहानी है और टोकरी भर मिट्टी छोटी सी कहानी है। तो इसमें जो है और थोड़ी बातचीत बोला है ना, तो दुलाई वाली में तो बहुत बातचीत होती है। टोकरी भर मिट्टी तो व्यंजक घटनाएं नहीं हैं, तो ये वाले आपके ना एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव को परिवेक्षित होने वाली। तो एक गंभीर संवेदना या मनोभाव, तो इसमें जो है आप कानों में कंगना को एलिमिनेट करके उसने कहा था कहानी को जो है केंद्र में ला सकते हैं, क्योंकि इसी में जो है एक ही मनोभाव इसमें जो है दिखाया गया है, गंभीर संवेदना जो दिखाया गया है तो वो इसी में है। तो इसी कहानी के बारे में ये कहा जा सकता है। तो अगर आपको कई बार कथन जो है किसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप जो है कहानी के विषय वस्तु पर जाइए और सोचिए कि ये सारी बातें जो है किससे मैच कर रही हैं, तो हो सकता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। फिर है अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो अपना अपना भाग्य कहानी में क्या बोल रहे हैं? पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था, तो ये सही कथन है। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज़ों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी वे अंग्रेज़ों का विरोध करना सीख गए थे, ये गलत है, इसका नहीं है। मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 बरस के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था। ये अपना अपना भाग्य में क्या होता है, लड़के को ठंडी लगती रहती है, नैनीताल का मौसम रहता है ठंडी का, है ना, तो इस कारण से तो ये गरीब लड़का रहता है, तो ये वाला कथन सही है। मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया पर होटल का नाम बताना भूल गया, नहीं वो होटल नहीं बुलाता है, वो चाहता तो है सहायता करना, फिर वो नहीं करता। और प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है फिर, तो वही, तो ये जो है सही कथन है। तो इस तरह से आपको ए, सी, ई तीनों सही हो जाएंगे। अगर आपको स्टोरी याद है ना कहानी की, तो आप जो है ये कथन वाले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। नई समीक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कथन बताना है, गलत कथन। नई समीक्षा ने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए पलायनवादी या भावुकतापूर्ण प्रवृत्ति का भी तिरस्कार किया, सही है। नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को नहीं, ये गलत है। नई समीक्षा रचना को एक भाषिक संरचना के रूप में देखती है, सही है। और नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे प्रभावपरक हेतुवाद से गुजरना पड़े, ये गलत है। नई समीक्षा कृति की समझ के लिए साहित्य के पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक समाज वातावरण पर अतिरिक्त बल देने का विरोध करती है, तो ये सही है। तो इस तरह से आपके ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे, बी और डी। कौन से युग्म सही हैं? याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। जिंदगी नामा। और तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली गोदान, तो ये जो है सही है आपका। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था। राग दरबारी, तो ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर ज़िंदगी लड़खड़ा ही जाती है, ये सही कथन है।
ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा की लाइन नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है ए, बी और डी ये तीनों जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। फिर आगरा बाजार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ सुमेलित कीजिए। आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। तो ये कौन कहता है? किताब वाला। अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार, ऊपर से यह टोटा। तो ये कौन कहता है? बाजार में कौन जाएगा? बर्तन वाला, उसी को ये बड़े बाजार से मतलब रहेगा। बादशाह सलामत के उत्साद हैं, अगर तारीफ़ करें तो ज़र्रे को आफताब बना दे। तो ये कौन कहता है? हम जूली। और आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे ज़मीन। तो कौन सबसे गरीब हो सकता है? ककड़ी वाला, है ना। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में भक्तिकाल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो भक्तिकाल के कवियों की काव्य पंक्तियाँ आपको बतानी हैं। तो इसमें ना रीतिकाल या अन्य जो आदिकाल उनके मिक्स होंगे, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है ना। असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई। फिर सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। तो ये तो लग नहीं रही है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरौ की। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी धरी। और ताही छन उड़ू राज उदित रस राज सहायक। तो इसमें से आपकी ए, सी और ई जो है ये तीन जो है पंक्तियाँ, ये वाला ऑप्शन जो है यूजीसी नेट ने सही लिया है। बाकी मुझे इन कवियों की काव्य पंक्तियाँ देखनी पड़ेगी, मुझे भी इस बारे में ज़्यादा भी मालूम नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई? राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए, है ना। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि सनीचर और कालिका प्रसाद ने ये स्कीम बनाई होती है। अगर आप जब राग दरबारी उपन्यास पढ़ेंगे तब मैं जो है इसको अच्छे से आपको बताऊंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अगर आपने ये नाटक पढ़ा होगा तो उसमें बीच बीच में वो पंक्तियाँ आती हैं कि, तो उसी को आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले आती है, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। असल में इस नाटक में ना धीरे धीरे बताते जाता है कि कैसे परिवर्तन आता है और कैसे ये जो गीत हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो पहले वो ऐसे बोल रहे हैं ना, अब सेकंड में देखना कैसे बोलेगा। ऊह करी ना अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। तो ये सेकंड में आता है। फिर आता है, तन मन धन उन नायक जय है, जय जय बकरी माता। और अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भुला करे मन चंगा। तो ये जो है थर्ड है। फिर धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। तो देखिए यहाँ तेवर कैसे बदलते जा रहा है। फिर लास्ट में ये आता है, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो। तो इस तरह ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थिक व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती? तो ये जो है इसमें आंसर लिया गया है साहचर्य। बाकी ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। स्कंदगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन जो है आपको पूछा गया है। स्कंदगुप्त नाटक, उसके जो आमुख में जो भी लिखा गया है ना, जो भूमिका में लिखा गया है उसके अनुसार 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। तो ये सही है। मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमारगुप्त की सभा में थे, ये सही है।
फिर महाराजा, यहाँ पे मातृगुप्त जो है किससे संदर्भित रहते हैं? कालिदास से। कालिदास कौन? वही जो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नाटक में आप मातृगुप्त, वो जो कश्मीर जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, बट ये कालिदास को ही मातृगुप्त संदर्भित किया गया है। फिर महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिंहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोध गया में विहार बनाने की प्रार्थना की थी, तो ये गलत है। दिगनाग का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृद था, और कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे, बिल्कुल थे। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम, तो सही है ये। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति, शंकुक वो जो है आपके उसके खैर अभी पढ़ लेते हैं। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध और संयोग का अर्थ अनुभाष्य अनुभाषक संबंध माना, तो ये जो है आपका गलत है। आचार्य शंकुक जो है अनुमितिवाद के वो आचार्य हैं। और भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध माना, ये सही है। ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, ठीक है। आनंदवर्धन ने 6 प्रकार के औचित्य रस, रस, अलंकार, गुण, दोष, संगठन और प्रबंधन, ये 6 प्रकार के औचित्य की चर्चा की है, तो ये गलत है। असल में आपके तो फिर इस तरह से आपके ये 3 जो है स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ए, सी और डी। नेक्स्ट, मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी, ये कथन गैंग्रीन कहानी से संबंधित है या नहीं, ये आपको बतानी है। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ये सही है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, है ना, सही है। असल में ये गैंग्रीन कहानी जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है आते हैं। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो भी आप ये स्टेटमेंट पहचान सकते हैं। शहर में आग लगी थी, बाद डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे, ये गलत है। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, हमारे ओवर को तरह बारिश नहीं मालूम, ये भी गलत है। अनंत जलनिधि उषा मधुर आलोक फुट उठा, सुनहरी किरणों और लहरों का कोमल से, नहीं, ये भी गलत है। असल में जो गैंग्रीन कहानी है ना, उसमें ये जो मालती रहते हैं उसके हस्बैंड जो है महेश्वर, है ना, ये डॉक्टर रहते हैं। ये जो है ये गैंग्रीन एक रोज़ जो एक रोग होता है, तो उस पर इसका इलाज करते हैं, तो वही सब का जो जीवन है। फिर मालती जो है एक चंचल लड़की रहती है, वो बाद में कैसे चेंज हो जाती है, कैसे उसका जीवन बदल जाता है, उसका एक बच्चा भी होता है, लेखक इससे मिलने जाता है, तो ये वाली कहानी है। तो ये आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला जो है आपकी स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट जो है इस कहानी से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो कौन सा है? अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, नहीं, ये गलत है, इन अंगों को नहीं बताया है उन्होंने। कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं, मुख्य कल्पना, गौण कल्पना, हाँ ये सही है। इलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के पलायन से, तो कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, तो ये इलियट ने बोला था, सही बात है। आइए रिचर्ड्स ने वृत्तियों को 2 वर्गों में बांटा, नहीं। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड्स ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया, वाच्यार्थ, भावना, बोधव्य के प्रति अभिवृत्ति और अभिप्राय, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर।
फिर भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण को स्थान दिया। तो वो इन्होंने पूछा है कि किस स्थान पर, तो किस स्थान पर, बलिया। ये जब हम पढ़ेंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है तब हम इसका अध्ययन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। तो किस नाटक से लिया गया कथन है? महाभोज। अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। तो ये जो है अमृतसर आ गया और आपकी बहुत सारी ऐसी तमस उपन्यास हो गया, तो ये सब विभाजन की विभीषिका पर लिखे गए रचनाएं हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि आपको सुमेलित करना है। इधर दिया है लेखकों रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएं। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये तो गलत है आपका, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना। फिर उसके बाद ये संस्कृति और सौंदर्य, ये किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो क्या बचा? ए और बी, भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण और प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इधर चलते हैं, लेखक और उनकी फिर से रचना। ऐसे क्वेश्चन इस बार इतने आए हैं सुमेलित करने वाले, आपको पूरे याद कर लेने चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है तो इनका आएगा वर्षा विनोद। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, तो ये है जीर्ण जनपद। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली। जगन मोहन प्रेम संपत्ति लता। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में किस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यः पर निर्वृत्य कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो ये बोला गया है लोकोपदेश, उपदेश ही दे रहे हैं, जो आचार्य हैं तो उपदेश देंगे, है ना। तो ये आप तो ये बोल रहे हैं कि इस प्रयोजन की ओर संकेत नहीं किया गया है। तो ये इस प्रयोजन, ये उसका उनका प्रयोजन नहीं है। लोकोपदेश जो है अनिष्ट नाश उनका प्रयोजन है, सद्य आनंद उनका प्रयोजन है और व्यवहार ज्ञान उनका प्रयोजन है। तो ये जो है आप इसका अर्थ देखना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है ना। आचार्य मम्मट की ये पंक्तियाँ हैं। भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहिल्या, वाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है, हाँ, लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी थी? तो झांसी। अहिल्या जो है कहाँ की रानी थी? तो ये थी इंदौर की, है ना। तो इससे अब आप जो है देख सकते हैं कि इसी से आप मतलब अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अहिल्या बाई जो है आ जाएंगी, वो जो है बहुत पुरानी, मतलब लक्ष्मीबाई से पहले आई थी, तो अहिल्या बाई पहले आएंगी। तो बी आपका पहले आएगा, है ना। फिर उसके बाद आएगा आपका ए, फिर बाजियाबाई आएगा आपका ग्वालियर। फिर उसके बाद भवानी और पद्मिनी जो है आपका चित्तौड़, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। लक्ष्मीबाई यहाँ पे आएगा आपका बी ऑप्शन। अहिल्याबाई में आ जाएगा आपका ए ऑप्शन और यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ भवानी जो है आ जाएगा ई। भवानी जो है बंगाल की हैं, है ना। और ये जो बाजियाबाई हैं वो जो है आपकी ग्वालियर की हैं। तो इस तरह से BACED, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नागमती वियोग खंड में पीयू वियोग अस बाउर जीव में बाउर का अर्थ है बावला। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज़ के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है?
तो लाला ब्रजकिशोर का। तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। तो देखिए, इसमें ना सबसे पहले से बाद के क्रम में आपको घटनाओं को लगाना है। आपने अगर तमस उपन्यास पढ़ा होगा तो आप ये जो है समझ पाएंगे कि थिगलियों में लिपटे कंकड़, गूथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थू का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। तो ये नत्थू चमार से ना स्टार्ट होता है स्टोरी का। ये जो है एक सुअर को मारता है और उसको मस्जिद के सामने फेंक देता है, फिर दंगे शुरू हो जाते हैं, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये नत्थू वाला जो है ना सबसे पहले आएगा। देखिए, सी ऑप्शन जो है सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका रिचर्ड द्वारा। रिचर्ड कौन है? वहाँ का वो है, कलेक्टर है। बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन। लीज़ा जो है रिचर्ड की पत्नी है। उसको बताता है कि ये देखिए बुद्ध की मूर्ति, उसको पुरातत्व में बहुत इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो बताता है कि अपनी पत्नी को कि ये बुद्ध की मूर्ति है, इसमें ये क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लीज़ा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। तो लीज़ा जो है उसको नहीं लगा होता कि उसकी पत्नी उसमें इंटरेस्ट लेगी, लेकिन वो जो है इंटरेस्ट लेने लगती है, तो फिर वो आश्चर्य व्यक्त करता है। तो ये जो है सेकंड आएगा। फिर आएगा शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। तो कर्फ्यू लगाने बोलते हैं, दंगे होते रहते हैं तो उसको रोकने के लिए। फिर बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। तो वो जो शिष्टमंडल के जो सदस्य होते हैं ना, वो एक दूसरे से मतलब रिचर्ड के बंगले में जब जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। फिर करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। फिर लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना, पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे बेहतर है कि ये आपस में लड़ें। तो ये इस तरह से लाइन बाय लाइन ये पंक्तियाँ आती है और ये क्रम हो जाएगा आपका CBAET। फिर है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किन किन पात्रों का आपसी संवाद है? तो ये है भारत दुर्देव और मदिरा का संवाद, है ना। तो वो मतलब भारत दुर्देव जो है मदिरा से बोलता है, शराब से, कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। फिर आधुनिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिकता यथार्थ बोध पर आधारित होती है, सही बात है। आधुनिकता ईश्वर का चित्रण नहीं, ये नहीं करती। आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है, सही है। आधुनिकता सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है, गलत है। आधुनिकता आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा देती है, सही है। तो इस तरह आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भेख है यह, आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। तो ये कथन जो है मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मी बालदेव, सुमृत दास और फुलिया। तो फुलिया और सुमृत दास तो ऐसा नहीं बोल सकते, या तो लक्ष्मी का है या तो बालदेव का है। तो ये जो है लक्ष्मी का कथन है कि भेख है ये जैसे यह आपका खद्दड़ कपड़ा है, तो वो जो है ऐसा कहती है। फिर आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगनिक की मूल भाषा कौन सी है? बुंदेलखंडी। तो ये जो है आदिकाल की रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट में आल्हा कौन से काल की रचना है, किसने लिखी थी, कब लिखी थी, कौन सी भाषा में है? तो ये बुंदेलखंडी भाषा में है। वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत कथन बताना है। जब उक्ति में भंगिमा या
नई अर्थदीप्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर्वनाम आदि से किसी बात को छिपाया जाए तो समवृत्ति वक्रता कहलाती है। सही है। क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ लिंग वैचित्र्य वक्रता होती है। तो ये जो है आपका गलत है, क्योंकि क्रिया के विशिष्ट प्रयोग से ना तो लिंग वैचित्र्य यहाँ पे नहीं होता। तो समास, तद्धित, कृदंत आदि के प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ वृत्ति वक्रता होती है। सही ऑप्शन। और जहाँ बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो वहाँ पुरुष वक्रता होती है। गलत है। धातु पद के प्रयोग से वैचित्र की सृष्टि होने पर उपग्रह वक्रता होती है। सही है। तो इस तरह बी और डी ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इसी के ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी, है ना। तो रामचरितमानस की जब रचना की गई ना तो उसमें जो दोहा और चौपाइयों का जो क्रम है, और तो फिर वो जो ढांचा जो लिया गया है जिस तरह से कि सबसे पहले मंगलाचरण आएगा, फिर ये क्रम रहेगा, तो वो जो कांड रहेंगे उसमें अलग अलग भाग रहेंगे, तो ये जो पूरा ढांचा जो उठाया गया है ना, तो वो आपके जायसी के काव्य से उठाया गया है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किस रचनाकार के संदर्भ में कहा गया, तो जायसी के संदर्भ में कहा गया है। रासौ असंभु नवरस सरस छंदु चंदुकीय अमीयसम श्रृंगार वीर करुणा विभज भय अद्भुत संतसम। चंद बरदाई ने किस संदर्भ में कहा है, तो ये रासौ से स्टार्ट हुआ है। तो ये रासौ की व्याख्या के संदर्भ में कहा है कि बताया है कि रासौ में नवरस होते हैं, सरस छंद होते हैं, है ना। फिर नवरस के नाम श्रृंगार, वीर, करुणा, विभत्स, भय, अद्भुत रस, है ना। तो ये सब जो है उसने बताया है। फिर सिय मुख शरद कमल जिमी किमी कही जाए निसी मलिन वह निसी दिन यह विकसाए। कौन सा अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार आपका क्या होता है, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब व्यतिरेक यानी क्या होता है, आधिक्य। तो इसमें कारण का होना जरूरी है, ठीक। जैसे कि यह है का सरबरी तेही देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु। मतलब नायिका के मुख की समता जो है चंद्रमा से नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है और नायिका का जो चेहरा है वो तो बेदाग है। तो इस तरह से जो उपमेय की श्रेष्ठता यहाँ बताई गई है ना। तो उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से ज़्यादा बता दी गई है, तो इस कारण से व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर भी जो सियमुख शरद कमल, तो जो सीता जी का मुख है वो कमल से भी ज़्यादा मतलब सुंदर है, और कमल तो जो है मुरझा जाता है, लेकिन सीता का मुख जो है हमेशा खिलता ही रहता है। तो ये जो है बोला गया है, तो इस तरह व्यतिरेक अलंकार है यहाँ। इस तरह से आपका ये जो है सारा क्वेश्चन जो है आपके आंसर की जो है समाप्त होते हैं। तो आप इससे मैच कर लीजिएगा और अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर की आपको शेयर कर दी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।